राज्य बना 1979। उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल बना। राज्य आंदोलन में हर कोई आज बोलेंगे और हर जगह से बोल रहे हैं कि हमने ये योगदान दिया, ऐसा किया है, वैसा किया है। आप लोगों की वजह से संभव हुआ है। और मुंबई की जो हमारी टीम रही, मुंबई के जो हमारे प्रवासी भाई रहे, बहुत मदद की है। आप लोग यदि नहीं होते तो उत्तराखंड नहीं बनता, ये आप समझिए। पर आज क्या, आज एक परंपरा पलायन की ऐसी शुरू हो गई है कि हमारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता। और उसके कारण केवल पलायन पे डिस्कशन नहीं आ रहा है। हमें पता है आपके पास वहां पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आपके गांव में सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए नहीं। वो सब कुछ हम आपके बीच में लेके आए हैं कि आपसे क्या क्या छुपाया गया है। जितने भी लोगों ने पलायन किया, ये जो आज भी पलायन के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके दिमाग में पहाड़ के लिए एक नेगेटिविटी डाली गई। पहाड़ के लिए एक ऐसी नेगेटिविटी डाली गई कि यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां से चलते हैं। और यही नेगेटिविटी जो है नई जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी डाली जा रही है। और एक भयंकर साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं बीच में अपनी बात को थोड़ा सा रोकते हुए ये कहता हूं, हमारे बीच में हमारे दल के जो पहले विधायक बने स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट जी, उनके पोते राजू बिष्ट जी हैं। एक बार आप खड़े अपने स्थान पर रहिएगा। बड़े बहुत बड़ी लेगेसी कैरी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद है। परिवार से आप आते हैं, हमारा ये परिवार है, एक परिवार है। अपना स्थान ग्रहण करिएगा। देखिए, क्षेत्रीयता क्या है, आप मुंबई में रह रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी ने अपने लोगों के लिए काम किया है, वो सब कुछ आपके सामने है। अपने लोगों को मजबूत किया। पहाड़ में क्षेत्रीय दल नहीं रहा तो हम सब तितर बितर हो गए। हम आज इन शहरों में अपना पहाड़ ढूंढ रहे हैं, यहां अपनी संस्कृति ढूंढ रहे हैं। अब हम पहाड़ तक कैसे जाएंगे? सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं, आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, क्या आपसे छुपाया गया। सबसे पहला मुद्दा हमारा है एग्रो फॉरेस्ट्री का। मतलब हमारे पास ऐसे पेड़ हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, ऐसे पेड़ हैं जिनकी कीमत 50 लाख है, 40 लाख है, 10 लाख है। पर कभी हमारे पहाड़ी समाज को यह नहीं बताया गया कि अपने बंजर खेत जो तुम्हारे पड़ गए हैं, जहां पे बोल रहे हैं कि यहां पे खेती नहीं हो रही है, वहां पे इन पेड़ों को लगाओ। हम ये कह रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री नीतियां यदि बनती तो हर पहाड़ी अगले 10 साल में कम से कम अपनी ही जमीन पर बैठ के 15-20 करोड़ का मालिक हो। और ये हम पहले नहीं है जो बात कर रहे हैं, त्रिपुरा में किया है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पे कर रखा है। जब वहां पर बेटी पैदा होती है तो वो कुछ कीमती पेड़ लगाने के लिए दे देते हैं और उसके बाद उनकी टेंशन खत्म हो जाती है कि इनको मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा कैसे और शादी कैसे करूंगा। ये तब होता है जब सरकार सोचती है। आपको ये सोचना तो दूर, आपको बताया भी नहीं गया। हमारे पास एक पेड़ है, काजल काट का पेड़ है, जिसे अगरवुड बोला जाता है, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। आज भी सरकार यदि पलायन रोकना चाहती है तो क्यों नहीं हमारे लोगों को बोलती है, भाई आप एक काम करिए, आपकी सबकी जमीनें हैं, गांव में हैं, आप सबकी जमीनें हैं, किसी की बंजर पड़ी हुई, किसी को एक नाली का टुकड़ा होगा पर होगा वो आपके नाम पे। आप अगर उसमें भी वो पेड़ लगाएंगे ना, उन पेड़ों का जंगली जानवर कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, वो आपकी एफडी की तरह हो जाएगी, एक फिक्स डिपॉजिट की तरह हो जाएगी। आज हमने पलायन क्यों किया? आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। हमारी आर्थिकी हमारी पहाड़ में छुपी हुई थी, बिल्कुल नहीं बताया गया। और ये नेता क्या करते हैं, उन्हीं पेड़ों को जंगल से काट के स्मगल करते हैं। हम जंगल काटने की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम अपने खेत में उगाएंगे और आने वाली पीढ़ी को क्या सौगात में देंगे कि ये तुम्हारे लिए रखा है। और वो रिपीटेडली चलता रहेगा। अर्थ से हम यहां पे मजबूत हो जाते हैं। दूसरा, मंडी व्यवस्था। पहाड़ में आज तक मंडी व्यवस्था लागू नहीं की। मतलब मेरे पहाड़ का किसान अगर
हल्दी उगा रहा है या धनिया उगा रहा है, मिर्ची उगा रहा है या माल्टा है, कोई भी उत्पाद हम बेचेंगे कहां? हमें बोला जाता है ऋषिकेश जाओ बेचने के लिए, रुद्रपुर जाओ। अब मेरा उत्पादन 2 किलो डेली का है, तो क्या हम जाएंगे वहां पर? इन्होंने हमारे पहाड़ के किसान भी गए। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हम पहाड़ियों को कुछ उगाने की जरूरत ही नहीं। हमारे जमीन के ऊपर जड़ी बूटियां हैं, वो जड़ी बूटियां कंडाली, नेटल, किलमोड़ी, हिसोली और अन्य जितनी सारी कुंज, बासिला और बहुत सारी चीजें जो आप पहाड़ घूमने जाते हैं तो वो सड़क के अगल बगल जो हो रखा है वो एक्चुअल में खजाना है, पर उसके बारे में भी नहीं बताया गया। और अगेन मंडी व्यवस्था क्यों कह रहा हूं कि कलेक्शन पॉइंट्स होने चाहिए हमारे, कि जब सड़क के बगल में कंडाली है तो उसे काट के हम मंडी में बेचेंगे और एक समर्थन मूल्य हम पाएंगे। पहाड़ के व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं अगर उसके खेत बंजर भी पड़ जाए तो। इतनी चीज हमसे छुपा के रखी और इन जड़ी बूटियों का उपयोग करके हरिद्वार में एक बाबा बड़ी कंपनी बना देते हैं, पर हम पहाड़ियों को क्या कुछ नहीं बताया, अनभिज्ञ रखा हमें सब। पहला एग्रो फॉरेस्ट्री है, दूसरा मंडी व्यवस्था है, और जमीन के अंदर आपने अपने गांव में कभी टटोला नहीं होगा कि जमीन के ऊपर क्या है और जमीन के नीचे क्या है, पर सर्वे हो चुका है आपके पहाड़ों का कि आपके खेत के नीचे क्या मेटल छुपा हुआ है, कि चूना है, खड़िया है, सीमेंट है, ये क्या बोलते हैं सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल, और हाँ सोना, तांबा, कुछ भी हो सकता है। आपको अनभिज्ञ करके इतनी बड़ी साजिश चल रही है हमारे पहाड़ों को लूटने की, तोड़ने की, फोड़ने की। आप खुद सोचिए, जब सारा पहाड़ दिल्ली बॉम्बे आ गया तो ये वो ट्रेंड किसके लिए जा रही है बताओ? सारा पहाड़ दिल्ली मुंबई आ गया, किसके लिए जा रही है ट्रेन? आपके संसाधन लूटने के लिए जा रही है ट्रेन। बड़े बड़े माइनिंग हो रही है, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं कुछ। किसी गांव में अगर सड़क, एक ताजा उदाहरण कर देता हूं मैं, क्योंकि कंटिया विधानसभा का रहने वाला हूं। एक गांव सकंड है, वो सड़क से 18 किलोमीटर दूर है। उस गांव में सड़क नहीं दे रहे हैं, कह रहे 300 पेड़ कट रहे हैं। चलो ठीक है, हमने प्रस्ताव दिया कि 3000 पेड़ लगाएंगे, हम लगाएंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे, पर आप सड़क दीजिए। उसके बाद एक खबर आती है कि हाईवे चौड़ा करने के लिए 6000 पेड़ हम काट रहे हैं। मतलब क्या है? बाहर वालों के लिए सारी व्यवस्था होगी, जिन सड़कों पे बाहर के लोगों ने चलना है, और जिन सड़कों पे पहाड़ के लोगों ने चलना है वो सड़क नहीं जाने जा रही। और एक उदाहरण नरेंद्र नगर का पकड़िए, ऋषिकेश के बगल में नरेंद्र नगर है, वहां पे एक गांव को पूरा खाली होने दिया, सड़क नहीं दी उनको। जब उन्होंने पूरा पहाड़ खाली कर दिया, अब 2 तरफ से सड़क पहुंच गई और एक बड़े धन्ना सेठ ने वो गांव खरीद लिया, प्लॉटिंग कर रहे हैं। सरकार जियो क्या ला रही है? सरकार ये जियो ला रही है कि जो खेत आपके बंजर पड़ गए हैं उन्हें सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। क्यों ले लेगी? जब हमसे ही बंजर पड़ गया वो खेत, तो तुम क्या उगाओगे उसमें? आपके पहाड़ को बेच देने की बहुत खतरनाक साजिश चल रही है। और क्योंकि आप यहां पे रह रहे हैं, मैं जानता हूं आपका दिल धड़कता है, आपसे बड़ा पहाड़ी कोई नहीं। जो पहाड़ से दूर रहता है उसी के अंदर पहाड़वाद जागता है, उसी के अंदर प्रेम की, करुणा की भावनाएं जागती है। ये जो वन नीतियों में इन्होंने बदलाव नहीं कर रहे हैं, जो आए दिन खबर आ रही है कि इस गांव से बाघ निवाला बना दिया बच्चे को, और उस पर कुछ नीति नहीं है। 6 लाख रुपए पहले मुआवजा था जो खत्म होता था, अब 10 लाख कर दिया मुआवजा, पर नीति कुछ नहीं बदली ना। ये क्या है? ये है एक डर का माहौल कि हमें डराया जा रहा है पहाड़ियों की, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ये लोग तुम्हें मारेंगे बाद में। और एक्चुअल में हमें मार कौन रहे हैं? जंगली जानवर, जिनके लिए नीतियां नहीं बन रही। तो एक तरफ से जैसे कर सकते हैं ये पहाड़ खाली करवा रहे हैं, और पहाड़ आपका अस्तित्व है।
वो जो लोग गांव में हैं, जो कभी अस्पताल के अभाव में मर रहे हैं, जो जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं, वो आपके लोग हैं। उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। बात करते हैं फिर राजधानी गैरसैंण की। हमने राजधानी गैरसैंण, जो हमारे दल ने बोला था, उत्तराखंड के केंद्र बिंदु में होगी राजधानी। जब केंद्र, आज तक लोग गैरसैंण राजधानी का मतलब नहीं समझ पाए। वो खुद बोल रहे हैं कि क्यों, देहरादून ठीक तो है, नए मुद्दे लाओ, क्या हो जाएगा गैरसैंण राजधानी बनाकर। राजधानी गैरसैंण मध्य हिमालय रेंज में है और उत्तराखंड के नक्शे के बीचों बीच है। जब नेता उस सदन में बैठेगा और उसका परिवार उस जंगल के बीच में रहेगा, और कभी वो भी देखेंगे बाघ भालू, और कभी वो भी होंगे घायल जंगली जानवरों से, तब जाके वो हम पहाड़ियों का दर्द समझेंगे। जब किसी नेता पे कभी वो चोटिल हो, कभी तबीयत खराब हो, और जब वो हमारी तरफ रेफर होना अस्पताल में, तब वो हमारा दर्द समझेगा, तब वहां पे अस्पताल बनेंगे। जब नेता पहाड़ के बीच में रहेगा तो पहाड़ के संघर्ष को समझेगा, पहाड़ के जीवन को समझेगा। फिर उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बुनियादी मसले हल हो जाएंगे। पिथौरागढ़ के लिए भी गैरसैंण जरूरी है, और रुड़की के लिए भी गैरसैंण जरूरी है, देहरादून के लिए भी जरूरी है गैरसैंण। पर इन मुद्दों पर 26 वर्षों से किसी ने काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी। अगर किसी को ये लगता है कि हम राजनीति करने इतने दूर आ रखे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, मेरे लोगों को राजधानी गैरसैंण दे दो, हमारे पहाड़ को एग्रो फॉरेस्ट्री नीति दे दो, मंडी व्यवस्था लागू करके दे दो, हम छोड़ देंगे राजनीति। जिस तरह सब लोग अपना जीवन जीते हैं आराम से, हम भी जिएंगे। सबसे बड़ी बात, इतने हम लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अभी भी मैं हिंदी में बोल रहा हूं। एक नंबर अपनी भाषा जो है, हमारी भाषा का देखो कैसे दमन हो गया। ये कारण क्या है? ये राजनीतिक कारण से भाषा दबाई जाती है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी, पंजाब की पंजाबी, उत्तराखंड की क्या है भाषा? गढ़वाली, कुमाऊनी, जोनसारी, भोटिया, बोक्शा, राजी, थारू। पेपर में तो उर्दू है। और इसके अलावा अन्य भाषाएं हैं जिनको दर्जा मिलना चाहिए था। और भाषा का दर्जा मिलने से क्या होता है? क्षेत्रीयता जागती है, और सरकारी नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं, प्राथमिकता उनको मिलती है जिनको भाषा का ज्ञान है। आज सरकारी नौकरी उसे मिल रही है जो हरियाणा से आ रहे हैं हमारे पोस्टमैन, ठेकेदार यूपी बिहार से, अफसरशाही सारी बाहर से, और वो अपने साथ चाय बनाने वाले तक को बाहर से लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ उत्तराखंड जैसा रह ही नहीं गया। पर अगर किसी को अभी भी ये लगता हो कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपना घर बना लिया है और मैंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, लाखों रुपए अपने जेब में रख लिया है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी आइडेंटिटी आपके गांव से, आपके राज्य से, देश में जितने भी राज्य बने हुए ये सब क्षेत्रीयता के आधार पर बने हैं। क्षेत्रीयता ही असली राष्ट्रीयता होती है। अगर मैं बोलूं कि मैं उत्तराखंड से हूं और मैं गर्व करता हूं, इसका मतलब मैं अपने देश पे गर्व कर रहा हूं। और आपकी क्षेत्रीयता का इस तरह से दमन कर दिया, भाषा खत्म कर दी, साहित्य खत्म कर दिया। क्यों? साहित्य से डर लगता है इन्हें, सिनेमा से डर लगता है। क्यों? जिस तरह से आपने अभी देखा होगा, एक एक्टर अपनी खुद पार्टी खड़ी कर देता है, जो साहित्य मजबूत था, संस्कृति मजबूत थी, उसके बाद राजनीतिक तौर से मजबूत हो। इसलिए कि क्षेत्रीयता न पनप जाए, इन्होंने हमारी संस्कृति को ही डुबो दिया। आपको थोड़ा बहुत पता है, आप कॉथिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके बच्चों को कुछ पता नहीं रहेगा, और जिस दिन आपका स्टेट ही नहीं रहेगा, तो इस देश में जो किसी राज्य का नहीं है वो फिर रेफ्यूजी है, वो फिर इस देश का नहीं है। इंडिया इज ए नेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब तक स्टेट है तभी तक हम देश के। स्टेट नहीं रहेगा तो हम तो रेफ्यूजी कहलाएंगे अपने देश में।
इतना बड़ा संकट, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। कल को अगर सीए और एनआरसी लागू हो जाता है ना, आप भी बांग्लादेशियों के साथ लाइन में खड़े होंगे। बताइए, यहां का मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास? उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास? तो कहां का मूल निवास प्रमाण पत्र है? कहां के मूल निवासी हैं आप लोग? स्थायी निवास प्रमाण पत्र वहां जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं नाले खालों में, वो भी बना के बैठे हुए हैं आधार कार्ड। हमारी कुछ पहचान ही नहीं रहेगी, आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी। तो या तो उस दिन का वेट कर लो आप, जिस दिन आप प्रूफ करोगे, और उस दिन आप प्रूफ करने जब आओगे, आप पता क्या दिखाओगे? अपनी खाता खतौनी दिखाओगे, अपना वो गांव वाला घर दिखाओगे कि यहां पर मेरा मूल है यहां से। और वो गांव इतना संपन्न है, वो पहाड़ इतना संपन्न है कि हमारी पीढ़ियों को कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पलायन करने की जरूरत नहीं है। अगर 10-10 पेड़ सबके लग जाए, मंडी व्यवस्था लागू हो जाए, तो आप अपना पर्सनल डॉक्टर रख सकते हो, दिहाड़ी पे रख सकते हो। जो नहीं है वो खुद बना सकते हो। अब इसमें आपका क्या सहयोग चाहिए? ये 1 रुपया जो हम आपसे मांग रहे हैं, ये केवल 1 रुपया नहीं है, ये संकल्प है कि हमें आपकी जरूरत है। केवल इस हॉल तक नहीं, या उस मंच तक नहीं, या किसी मंच तक नहीं, राज्य बचाने निकले हैं, अपनी पहचान बचाने निकले हैं। आपको गांव आना पड़ेगा, अपने सगे संबंधियों को जगाना पड़ेगा। जो लोग वोटर आईडी शिफ्ट करना चाहते हैं, वो वोटर आईडी शिफ्ट करें, क्योंकि ये मौका अगर निकल गया तो हम कहां गए पता नहीं चलेगा। और इतना सब कुछ जान के भी अगर हम अनभिज्ञ हुए रहे और चुपचाप बैठे रहे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर उस काले दिन का इंतजार कर। क्योंकि सबने अपनी क्षेत्रीयता बचा रखी है, सबने अपने अधिकार बचा रखे और हमने अपने अधिकार लुटाए हैं। आज भी हमारे अपनी नदियों पे अधिकार नहीं है। नदियां यूपी के अंडर चल रही है हमारी। ये जो पानी बोतलों में आ रहा है, ये हमारे इधर का पानी है। देश में पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे यहां से गंगा बह रही, यमुना बह रही, 30% योगदान हम पानी का दे रहे हैं। उस पानी में हमें कुछ रेवेन्यू नहीं मिलता, कुछ ग्रीन बोनस नहीं मिलते। उस पानी से बिजली उत्पन्न होती है, वो दिल्ली में फ्री मिल जाती है। हमारे लोगों की यूनिट बढ़ रही है। और हमारे गांव के आदमी को, जो गांव में रह रहा है, उसको क्या दिया जाता है? उसको दिया जाता है 250 रुपए मनरेगा का रोजगार। 250 रुपए में पत्थर फोड़, और 400 उसका पानी का बिल है, 600 उसके बिजली का बिल है। अब वो गांव में लकड़ी का मकान तक नहीं बना सकता, पठाल का मकान तक नहीं बना सकता। उसे जानबूझ के मजबूर किया जा रहा है कि तू सीमेंट सरिया बो। जंगलों में जाने लायक भी नहीं रहे हमारे लोग। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। स्कॉटलैंड से म्यांमार तक जितने भी पहाड़ी देश या राज्य हैं, वो सब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नजर इस समय जंगलों की तरफ है। जो पानी का संसाधन है, जो सबसे बड़ा, उसकी तरफ है। क्योंकि ऑयल के लिए जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगली जो जंग है वो पानी के लिए होने वाली है। और सबसे बड़ा पानी का सोर्स हमारे पास है। पानी से ही बिजली बन रही है। और हम इतने संसाधन छोड़ के अगर खुश हैं, जो आज हमने थोड़ा बहुत यहां पे अपनी मेहनत से कमाया है, और वो सारा संपन्न हमने छोड़ा है, तो फिर आप सोचिए। क्योंकि बड़े बड़े धन्ना सेठों ने पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए, और नहीं बचाओगे तो ये मेरा अकेले का राज्य नहीं है, मेरे अकेले की पहचान नहीं है, अकेले की संस्कृति की लड़ाई नहीं है, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि केवल आर्थिक रूप से नहीं, हमें आप लोग धरातल पे चाहिए। आप अपने सगे संबंधियों को बोलिए कि क्षेत्रीयता बचाओ। आप समय निकाल के गांव जाइए। जिस देवता को पूजने आप अभी जा रहे हो ना गांव, एक दिन ऐसा भी आएगा कि देवता पूजने वाला भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रह पाएगा।
बहुत बड़ा संकट है। मुंबई से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह से राज्य आंदोलन में आप लोगों ने साथ दिया था, ठीक उसी तरह, उसी तर्ज पर, उसी जोश के साथ हमें आपका सहयोग चाहिए। और इसमें जिस तरह इतिहास में बाला साहब ठाकरे जी ने उत्तराखंड बनाने के लिए दिवाकर भट्ट जी को सहयोग दिया था, ठीक उसी तरह उद्धव ठाकरे जी ने भी हमें मदद की है। और ये बोला है, पहाड़ बचाने की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस राज्य को बचाओ, अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपने यहाँ पे हमें आकर उत्तराखंड राज्य के बारे में जो भी मार्गदर्शन दिया, मैं समझता हूँ कि सभी